ये बता चुके हैं। एनाफेज, एनाफेज तक आए थे, एनाफेज का डायग्राम हो गया था, लेकिन एनाफेज का डिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं दिए थे। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ एनाफेज। पहला चीज जो अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिएगा उसके बाद। पहला चीज जो इसमें होता है वो क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट एंड की तरफ जाना शुरू कर देता है। और क्यों? क्योंकि वो जो सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था वहां से वो डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है ना। तो यही चीज हम लोग कहेंगे, द क्रोमोसोम्स डिटैच फ्रॉम देयर, फ्रॉम नहीं होगा, एट होना चाहिए, डिटैच एट देयर सेंट्रोसोम। क्रोमोसोम जो है अपने अपने सेंट्रोसोम से अलग होते हैं, है ना। यानी सेंट्रोसोम से ए अलग होकर निकल गया, दूसरा अलग होकर निकल गया। नतीजा क्या होगा? देयरफॉर द रेस्पेक्टिव स्पिंडल फाइबर्स pull them towards opposite ends। तो जब दोनों अलग हो गए, उनके साथ स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है, स्पिंडल फाइबर उन्हें क्या करेगा, खींचते हुए ऑपोजिट पोल की तरफ चल देगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, मतलब तीसरा चीज जो इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी प्रत्येक क्रोमोसोम दो में बट रहा है, दो हिस्से में बट जाएगा ना। सो एवरी क्रोमोसोम divides into two parts। प्रत्येक क्रोमोसोम दो हिस्सों में बट जाएगा। और ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि प्रत्येक क्रोमोसोम में दो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स थे, तो जब वो अलग होंगे, एक डीएनए का स्ट्रैंड एक में, दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड दूसरे में चला जाएगा। और इस तरीके से एक डीएनए के सहारे एक क्रोमोसोम अपने आप को एग्जिस्ट करा रहा है। और यही चीज जो एस फेज में था वो डबल क्रोमोसोम नहीं, सिंगल क्रोमोसोम फॉर्म में था, जबकि डबल डीएनए थे। इस फेज में देखें ना, डीएनए डुप्लीकेशन होता है, लेकिन वो कहां से जुड़े रहते थे? सेंट्रोमेयर से। इसी वजह से प्रत्येक प्रत्येक क्रोमोसोम डबल डीएनए स्ट्रैंड के साथ थे, जिन्हें हम लोग क्रोमैटिड्स कर रहे थे। अब क्या हुआ, वो अलग हो गए। अब एक डीएनए में, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिन है, पहले क्रोमैटिड था, अब वापस पहले जैसा हो गया, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिन है, तो उस स्टेज में वापस चला जाता है। और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली होगा। सो एवरी क्रोमोसोम डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, देयरफॉर नहीं, इट इज पॉसिबल ओनली, it is possible only because every chromosome has two chromatids। क्योंकि प्रत्येक क्रोमोसोम को दो दो क्रोमैटिड हैं। नंबर 4, सो it can also be said, ये भी कहा जा सकता है, said that in anaphase stage the number of chromosomes in each
dividing cell becomes double temporarily. इसलिए हम लोग कह नहीं सकते कि टेम्पररीली, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर एनाफेजिक स्टेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हो जा रहा है। कैसे? मान लीजिए ये एक ठो सेल है ना, यहाँ और यहाँ इसका स्पिंडल फाइबर है, इसने क्रोमोसोम को इधर खींच लिया और इसने इसको इधर खींच लिया, इसने इसको इधर खींचा और इसने इसको इधर खींचा, ये हो गया ना। लेकिन इसके पहले यही सेल मेटाफेजिक स्टेज में कैसे था? ऐसे था। तो मेटाफिजिक ये क्या है? मेटाफेज, और ये है एनाफेज। देखिए तो ये वन क्रोमोसोम है और ये अनदर क्रोमोसोम। अब यहां क्या हुआ? इस साइड का क्रोमोसोम बिकम्स टू क्रोमोसोम्स, होगा ना। और ये सेम बिकम्स टू क्रोमोसोम्स। दैट इज वाई कांट यू से, क्या हम कह नहीं सकते कि यही डिवाइडिंग सेल एनाफेजिक स्टेज में टेम्पररीली डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेके बैठा हुआ है ना। ये समझना इंपॉर्टेंट था, अब आप नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए तो पहला क्वेश्चन जो दिए थे, विच इज करेक्ट, सबको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 इननेट ऑब्जेक्ट्स कौन सही है? इननेट ऑब्जेक्ट्स डोंट हैव साइटोप्लाज्म, सही है। इननेट मतलब नॉन लिविंग, इननेट मतलब नॉन लिविंग होता है। वो बायोलॉजिस्ट नहीं ना है भैया। इननेट मतलब नॉन लिविंग होता है। तो इननेट ऑब्जेक्ट्स डोंट हैव साइटोप्लाज्म, खैर आप तो समझ गए। अब समझकर इसको देखिए, ऐसे भी आपको जब बोला गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अब तो फ्री होकर आप समझ सकते हैं। इननेट ऑब्जेक्ट्स डोंट हैव साइटोप्लाज्म सही होगा, मतलब डेड ऑब्जेक्ट्स में साइटोप्लाज्म नहीं होगा, ठीक। इननेट ऑब्जेक्ट्स डोंट हैव न्यूक्लियस, ये भी सही है। डेड है, न्यूक्लियस कहां से होगा? नहीं हुआ। इननेट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये भी सही होगा, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होगा। इननेट ऑब्जेक्ट्स डोंट हैव ए सेल, ये सही होगा गलत होगा? ये भी सही होगा। अब चुनना है इसमें सबसे ज्यादा सही कौन है। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। हाँ क्या करते? कहाँ कम सही कोई है? चारों सही है, पर मोस्ट करेक्ट कौन चुनना है इसमें? तो ये चॉइसेस आपको समझा रहे हैं कि क्वेश्चन एकदम सिंपल रहता है, ट्विस्ट किस में रहता है? चॉइस में। इसलिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले दिमाग में आंसर रखना है और उसके बाद ढूंढना है कि चॉइस में आपका आंसर मिला कि नहीं मिला। पर ये नहीं करना है जैसे ही आपको आंसर मिला इमीडिएटली उसको टिक कर देना है, नहीं, बाकी चॉइसेस भी पढ़ने हैं, हो सकता है उससे कोई बेहतर चॉइस मिले। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ही मिला इननेट ऑब्जेक्ट्स डोंट हैव साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही। अगर यही चॉइस लगा के आ जाएगा एक्चुअल आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें मोस्ट करेक्ट कौन हो जाएगा? फोर्थ वाला, डोंट हैव सेल। चूंकि सेल नहीं है तभी तो वो लिविंग नहीं है। रिव्यू एंड मॉडिफाइड सेल थ्योरी वाज पब्लिश्ड बाय रुडोल्फ वर्चाउ, सही है कि गलत?
सही है, और इसके सिवा बाकी सब गलत है, क्योंकि लगने और टिक लगाने में अंतर है। हाँ, क्या किए क्या किए? नहीं, हम कैसे समझेंगे, हम कैसे समझेंगे कि आप समझ के लिखे? हम कैसे नहीं समझे कि आपको कोई बता दिया आंसर? ये तो कॉपी में कोई बताने हमको नहीं जाएगा, तो फिर आपको आया कैसे जब आपको आता नहीं है? ये याद रखिएगा कि कभी भी जब इस तरह का क्वेश्चन, ये टेस्ट का पैटर्न है, कभी भी आंसर लिखिएगा तो क्यों सही है या क्यों गलत है वो लिख कर चलिए। अब देखिए, वाज पब्लिश बाय रुडोल्फ बर्चाउ, ईयर नहीं लिखा, ये सही बात है, लेकिन अगर ईयर लिखता तो क्या लिखना होता? 1955, 1855, आई मीन 1855 इसमें से कहीं पे भी नहीं है, इसलिए क्या हो गया, उसी वजह से वो चॉइस गड़बड़ हो गया, और यही उसका रीजन हो जाएगा। इट वॉज नॉट डन इन 1855, इट वॉज नॉट डन इन 1880, 1897 या 1840 या 1839, इसी वजह से ये चॉइसेस गलत हो गए। अगला देखिए, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें देखिएगा दो ही सही है, एक है बैक्टीरिया इज 2 माइक्रोन, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, उसमें देखिएगा 4-5 माइक्रोन्स हैं, उनके साइजेस दिए हुए, तो मिनिमम से मैक्सिमम हम मैक्सिमम वाला उठाएं, तो उसमें देखिएगा बैक्टीरिया का साइज 0.2 से 2 माइक्रोन के बीच में है, वायरस 0.02 से 0.2 माइक्रोन के बीच में है, यही दो सही है। पीपीएलओ 2 माइक्रोन नहीं, 0.2 माइक्रोन तक होता है, और उसके बाद यूकैरियोट 0.2 माइक्रोन से नीचे होगा, और यूकैरियोटिक सेल 20 माइक्रोन तक होता है, 20 माइक्रोन से ज्यादा नहीं। ये दिया है यूकैरियोटिक सेल्स आर मोर देन 20 माइक्रोन इन साइज, ये गड़बड़ हो गया। सर्कुलर डीएनए कैन नॉट बी जीनोमिक डीएनए, ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा होता तो बैक्टीरिया का डीएनए जो जीनोमिक डीएनए है, क्रोमोसोम है, जीनोमिक डीएनए दूसरा नाम है क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम उसका सर्कुलर नहीं होता है ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो कितने सही निकले? 2, इसीलिए ए आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पॉलीसोम एंड पॉलीराइबोसोम, सबको यहाँ कंफ्यूज हो गए, पॉली पॉली यानी पॉलीमर, नहीं भाई, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम दोनों एक है, और ये कहता है क्या, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है तो एमआरएनए के स्ट्रैंड पे एक से अधिक राइबोसोम्स अगल बगल सेटल होते हैं, ये पढ़ाते समय बताया हुआ है, वीडियो लेक्चर्स देखे, उसे मिला, वहां तक नहीं पहुंचे, तो जो लोग पढ़े हैं उनको पता है पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम एक ही होता है, पर ये पॉलीमर नहीं होते। फिर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, इसमें एक ही स्टूडेंट सही किया, बाकी सब गलत। वाटर पासेस इन ए सेल व्हेन इट इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेल इज, देखिए कैसे घुमाया, वाटर पासेस इन ए सेल, पानी घुसेगा सेल में, तो जब सेल में वाटर आ रहा है इसका मतलब सेल में वाटर का प्योरिटी कम है, बाहर का प्योरिटी ज्यादा, बस इसको दिमाग में रखना है, यानी सेल हो गया हाइपरटोनिक, आउटसाइड हाइपोटोनिक, ठीक। अब देखिए, व्हेन इट इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन में डुबाया गया, विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेल इज, जो कि सेल की तुलना में कैसा होगा, हाइपोटोनिक होगा, सेल की तुलना में, विथ रेस्पेक्ट टू सेल इज, एक मिनट, when it is dipped in a solution with respect to this cell is, सॉल्यूशन जो है इस सेल के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, एक मिनट, when water passes in a cell when it is dipped in a solution with respect to this cell is, ओ यहाँ कॉमा छूट गया है, with respect to this cell is, सेल कैसा है, with respect to this, इसकी तुलना में सेल कैसा है,
हाइपरटोनिक। सॉल्यूशन नहीं, सेल के बारे में पूछ रहा है। विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेल इज, हाँ, सेल इज हाइपरटोनिक और सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक, इसीलिए सेल एंटर, ये वाटर एंटर किया सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, सिस फेज इज इन, ये आप लोग कैसे गड़बड़ किए? क्या आप लोग नहीं पढ़े थे? डिक्टायोसोम दूसरा नाम है गोल्जी का, पढ़े थे ना? सिस फेस और ट्रांस फेस में क्या अंतर है? सिस फेस रिसीव करता है, ट्रांस फेस ट्रांसफर करता है। तो डिक्टायोसोम फॉर रिसीविंग प्रोटीन्स फॉर मॉडिफिकेशन, सिस फेस क्या होता है? रिसीव करता है। तो रिसीविंग फेस गोल्जी में नहीं दिया है, चॉइस सी में देखिए तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स फॉर सेंडिंग प्रोटीन फॉर मॉडिफिकेशन, गलत हो गया ना? फॉर रिसीविंग लिखता तो सही होता, पर डिक्टायोसोम फॉर रिसीविंग प्रोटीन फॉर मॉडिफिकेशन, ये सही हो जाएगा, क्योंकि डिक्टायोसोम भी एक टाइप ऑफ गोल्जी है, या गोल्जी ही है जो प्लांट सेल में डिक्टायोसोम कहा जाता है। तो डिक्टायोसोम बोल रहा है मतलब इनडायरेक्ट में भी गोल्जी बोल रहा है, और गोल्जी के सिस सरफेस पे क्या होगा? रिसीव होगा, इसीलिए चॉइस कौन हो जाएगा? डी। 37 कार्बोहाइड्रेट्स, इसका मतलब बुक आप लोग नहीं पढ़े। कार्बोहाइड्रेट्स इज प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम, गलत, लाइसोसोम है। एनसीईआरटी बुक किसी के सामने? लाइसोसोम होगा। बुक है, कोई लाए हैं? लई 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 लई, एकदम लाइन है जी। हाँ ना, सबके साथ समान विचार, कोई रिस्पांस नहीं, कोई, कहाँ गया तुम राइसोसोम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में होगा, हाँ, आप ही का बुक है ना? देखिए तो हरा हरा करके रखे हैं, करके रखे हैं ना? ये देखिए तो लाइसोसोम है ना, एंजाइम्स, हाइड्रोलाइसिस, लाइपेजेस, प्रोटियोसेस, कार्बोहाइड्रेसेस है, दिखा लाइसोसोम में, है ना? दूर था, अब नजदीक से देख लीजिए। सिली मिस्टेक इसको बोलते हैं। इसका मतलब इस बार गूगली मिल गया, तो बॉल कहीं और जाने वाला था, आप लोग को लग रहा है बॉल कहीं और चला गया, विकेट डाउन हो गया, बहुत बार क्लीन बोल्ड हो गया। अब देखिए प्लांट्स विथ 38 नंबर क्वेश्चन होगा ना, हाँ, प्लांट्स विथ विच पिगमेंट कैन गेट येलो और ऑरेंज और रेड कलर? ऑल। ये तो पिगमेंट से साफ साफ दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, मतलब उसका ये क्या कहते हैं लाइन उठा के। क्वेश्चन नंबर 39, वेयर वी कैन सी 70s टाइप यूनिट, क्लोरोप्लास्ट में होगा? होगा ही। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तभी तो इसको हम लोग प्रोकैरियोट की तरह प्रूफ किए थे। बैक्टीरिया में तो होगा ही, इसीलिए ऑल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच क्रोमोसोम हैज द ऑलमोस्ट नील QR? यहां पे एक ट्विस्ट था, ऑलमोस्ट नील मतलब नील नहीं है, जिसमें नहीं है उसमें सबसे छोटा होगा। तो इनडायरेक्ट में किसको पूछ रहा है? QR सबसे छोटा किसमें होगा? जिसमें नहीं है। 0 बराबर सबसे छोटा, उससे भी कोई छोटा हो सकता है, यानी पूछा किसके लिए, है ना?
तो क्वेश्चन जितना आसान लग रहा है इसके चॉइसेस उतने आसान नहीं है, ठीक है, इंटेलिजेंट चॉइसेस हैं। 41 इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। जिस प्रोकैरियोट मतलब प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनेल अगर नहीं है, इससे उसे क्या नुकसान है? they don't have division of labor। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो सो दे डोंट हैव डिवीजन ऑफ लेबर। इसी वजह से उनमें काम का बंटवारा, श्रम का विभाजन नहीं होता। डिवीजन ऑफ लेबर, अलग जगह पे अलग काम करने के लिए क्या करना होगा? अलग अलग कंपार्टमेंट बनाना होगा ना। और ये काम कब हो सकता है? जब मेम्ब्रेन, सेल के अंदर मेम्ब्रेन सिस्टम हो। ऐसे तो मेम्ब्रेन बाउंड कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं, इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। ये हो जाएगा चॉइस, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 द बैक्टीरिया आर, जानते हैं यूनिसेलुलर कहना उसके लिए गलत होगा, सिंगल सेलुलर कहना भी गलत होगा, ए सेलुलर कहना सही होगा। ए सेलुलर मतलब ये सेल वाले नहीं, मतलब एक सेल। हम लोग ये कहते हैं कि अकेला एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, उसे कॉपरेशन चाहिए, और ये अकेले सेल की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसके लिए बेस्ट टर्म होता है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ए सेलुलर क्रीचर या ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जो लोग भी डायग्राम बनाए हैं जैसे दिए हैं, अगर डिस्कस द प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला विथ इट्स डायग्राम, डिस्कस किया ही नहीं है, डायग्राम बना के छोड़ दिया है। वो तो सबसे ज्यादा परहेज वाली जी से था। अच्छा, टाइम इसमें अलॉटेड लिखा हुआ है कहीं 120 मिनट्स, यानी आप लोग टाइम मैनेज नहीं करते, यहाँ घड़ी लगा हुआ है ना। तो उस क्लासरूम में हुआ था, उसमें घड़ी नहीं लगा हुआ है। खैर ये तो इनका है, बाकी कैसे कैसे लिखे हैं। जहां सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, देख रहे हैं डुकार छूटने लग रहा है। फिर था डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो लगभग मोरल है, सभी सही किए। हाउ सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर सेम इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसका जवाब कोई ठीक से नहीं लिखे। प्रोकैरियोटिक सेल कैसे सेल के साथ, कितने सेल के साथ अपना जीवन जीता है? सिंगल सेल के साथ। तो अगर उसका सेल डिवीजन हुआ, या उसके पहले, सेल डिवीजन के पहले ये बात हम लोग समझ लें, उसका एग्जिस्टेंस एक ही सेल के बराबर है ना, यानी वो ऑर्गेनिज्म एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म हम लोग कहेंगे। यहां पर जैसे ही सेल डिवाइड किया, दोनों सेल उसका अपना है मानते हैं, लेकिन दोनों सेल एक एक ऑर्गेनिज्म की तरह भी तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? वो तो एक साथ रहेगा नहीं, वो तो अलग हो जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जब सिंगल सेलुलर लाइफ है, तो डिवाइड करने के बाद प्रत्येक सेल एक एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो उसमें सेल डिवीजन हो या रिप्रोडक्शन हो, दोनों सेम मीनिंग रखेगा। यही बात तो बोलना था। दिस इज द रीजन। गलत नहीं किए थे, सफिशिएंट नहीं लिखे। देखिए, बायोलॉजी का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जब भी एक्सप्लेन करने के लिए हो, 1 नंबर का नहीं, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, कम से कम वो एक डायग्राम डिजर्व करता है, अगर उसमें संभावना है तो। और ये सेल ऑर्गेनेल पूछ रहा है और इसके बारे में आप डायग्राम ही नहीं दे रहे, ये लिखने से क्या होगा? साथ में डायग्राम भी चाहिए, इट इज एसेंशियल। आप जैसे मान लेते हैं फ्लैजिला का डायग्राम बनाए, थोड़ा सा भी लिखते सफिशिएंट होता।
तो उसमें आपको 4 आउट ऑफ 4 स्कोर हो सकता है। लेकिन बहुत लिखे, डायग्राम दिए ही नहीं, बहुत ज्यादा स्कोर करेंगे, अगर स्क्रूटिनाइज करके एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखेगा टीचर, तो 3 से ज्यादा आपको फिर भी नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम बताता है कि आप उसका विजुअल सही ला रहे हैं कि नहीं, आप उसको समझे हैं कि नहीं। बाकी सारा चीज तो रट के बता रहे हैं, डायग्राम बताता है कि आप उसका स्वरूप जानते हैं, हाउ इट इज, और तब आप उसके पार्ट्स के जब फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, लगता है कि हाँ आप पूरी तरह से इस चीज को समझ रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ में आएगा, एडवांस क्लासेस में जब आप जाएंगे तब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि ये क्या चीज होता है। ठीक है, तो हम लोग एनाफेज का डिस्क्रिप्शन कर लिए। अब आना होगा किसमें, तो टेलोफेज। चलिए, अगर इस बार आप लोग का नेगेटिव मार्किंग हट जाता है तो मार्क्स तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये सबक है, आगे से सावधान हो जाइए। देखिए, जानते हैं गड़बड़ी क्यों होता है? गड़बड़ी इसलिए होता है कि हम लोग ना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। ये तो पता चल गया ना, शुरू से ही मालूम होगा, 2 घंटे का टेस्ट है, ठीक है, 3 पेपर है, तो 120 नंबर में 120 टाइम मिनट में तीनों को डिवाइड करना है, तो प्रत्येक पे कितना टाइम देंगे? 40 मिनट। तो आपके लिए फिजिक्स 40 मिनट का, केमिस्ट्री 40 मिनट का, बायो 40 मिनट का। अब किस में समय कम लगता है? बायो में कम समय लगता है, तो आपको किस में करना हो? नहीं, कम है, आसानी से हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन कितना है? 12 क्वेश्चन हैं, एक एक लाइन लिखना है, तो हार्डली 15 से 20 मिनट में 12 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अगर सब याद रहेगा, सोचने में समय नहीं लगेगा, तो ऐसा होगा 20 मिनट में वो हो जाएगा, और बाकी के 10 मिनट में 3 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। बहुत लंबा तो रहता नहीं है ना? तो आपका 30 मिनट अगर लगता है बायो में, तो 10 मिनट बचेगा ना। अब कैलकुलेशन ज्यादा किस में रहता है? फिजिक्स में। तो वो एक्स्ट्रा टाइम आप फिजिक्स में दीजिए, फिजिक्स को 50 मिनट दीजिए, केमिस्ट्री को 40 मिनट दीजिए, बायो को 30 मिनट दीजिए, हो जाएगा। जस्टिफाई कर सकते हैं, करके देखिए। ये अगर आपका वर्क कर जाता है तो इसी तरीके से काम करना है। ऐसे जो लोग नीट एस्पिरेंट हैं वो क्या करते हैं, जैसे 180 मिनट है, ठीक है ना, और 180 क्वेश्चन, अब हर क्वेश्चन पे 1 मिनट है, पर फिजिक्स ज्यादा मांगता है। 180 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है फिजिक्स में, 45 क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, और 90 क्वेश्चन है बायो में। हाँ, तो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन। अब देखिए, बायो के क्वेश्चन में टाइम कहाँ लगता है? पढ़ने में। बात नहीं कीजिए। अब देखिए, बायो के क्वेश्चन में टाइम कहाँ लगता है? क्वेश्चन पढ़ने में। लेकिन जो बहुत कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ेगा, वो एक ही बार में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है समझ जाएगा, तो उसका समय बचेगा। और एक क्वेश्चन को पढ़ने में मुश्किल से 15 सेकंड लगता है, 10 से 15 सेकंड। और उसके बाद डार्क करने में सर्कल, क्योंकि पेन पेपर है ना, डार्क करने में सर्कल 5 सेकंड लगता है। 1 2, ये देखिए ना, इतना छोटा तो है, इसको ये करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लेते हैं 7 से 8, ये बड़ा हो गया, 8 सेकंड लगा, चलिए 10 सेकंड लिए, 30 सेकंड में हम पढ़ लिए, 10 सेकंड लगा डार्क करने में, और 5 से 7 सेकंड लगा चॉइसेस पढ़ने में। मोर और लेस 45 से 50 सेकंड के अंदर अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पर क्वेश्चन 10 सेकंड बचेगा। देखिए कहां पे मार्जिन कैसे निकालते हैं, 90 सेकंड बचेगा। अगर 10-10 सेकंड, नहीं 10 सेकंड गुना 90 क्वेश्चन, कितना बचा? 900 सेकंड बचा। इसको 60 से डिवाइड कीजिए तो इतना मिनट आपके पास आता है। 15 मिनट्स आपके पास हैं। यूज इट फॉर फिजिक्स, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है और उसमें इमेजिनेशन लाना है, और वो आप लोग ला नहीं पा रहे हैं, इस वजह से नंबर कम आ रहा है। यूज इट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री।
थियोरेटिकली बोलता है 45 सेकंड में एक क्वेश्चन कर लेना होगा बायो में, तो 15 सेकंड बचेगा। तो आपका यहाँ 15 मिनट बच रहा है ना, वो देखिएगा 22-23 मिनट 24 मिनट के आसपास चला जाएगा, यानी लगभग आधा घंटा बच रहा है। हाँ, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करना है। और देखिए आप लोग को शुरू दिन से क्या बोलते हैं कि अपना सेल्फ स्टडी नॉन स्टॉप 3 घंटा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेपर, आप नीट छोड़िए, आप CUET भी छोड़ दीजिए, आप BCSE भी छोड़ दीजिए, आपका अपना बोर्ड एग्जाम है ना, कितने घंटे का होता है? 3 आवर्स है। तो हिसाब किताब है, 12 पे जाते जाते नॉन स्टॉप 6 घंटा पढ़ना है, और 11th में शुरुआत करना है 3 घंटे से नॉन स्टॉप, और 11th खत्म होते होते 4.5 घंटा कर लेना है, और 12th में जाके उसको 6 घंटा कर लेना है। सेल्फ स्टडी नॉन स्टॉप, जब ये कर पाइएगा तब आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब चलिए, प्लानिंग किसी भी चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर प्लानिंग सही है, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस अधिक हैं। अगर आप सब जानते हैं प्लानिंग नहीं है, आपके अनसक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा। अब देखिए, हम लोग को देखना है टीलोफेज। अब क्या होता है, ये जो सेंट्रोसोम्स हैं, ये एक दूसरे से अब पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, एस्ट्रल रेज हट जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता है। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। सेपरेटेड सेंट्रोसोम, ये भी सेपरेटेड सेंट्रोसोम। ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहां है साइटोप्लाज्म। इस स्टेज से अभी इस स्टेज में आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब आ गया तो क्रोमोसोम्स कहां चले गए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि इट इज द फेज व्हेन द सेल, डिवाइडिंग सेल, possesses 2 न्यूक्लियाई टेम्पोररी। इसके डिस्क्रिप्शन में पहला क्या होगा? द nuclear membrane reappears the centrosomes stay at the opposite ends, separated from each other. This is the stage of a dividing cell by mitosis, wherein, जिसमें कि they have 2 nuclei temporarily। ठीक है, और टेलोफेज के बाद फिर शुरू हो जाएगा साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस is followed by telophase।
साइटोकाइनेसिस फॉलोज कर दीजिए, सही रहेगा। साइटोकाइनेसिस फॉलोज टेलोफेज। पूरा कीजिए। अब देखिए, हम लोग पहले इस चीज को एनिमल सेल में देखेंगे, उसके बाद प्लांट सेल्स पे इसका देखेंगे कहां पे डिफरेंस आता है। मेरे लिए आसान हो गया, आधे से ज्यादा चीज हमको बना हुआ मिल गया, आपको रिपीट करना पड़ेगा। हम लोग अब आ रहे हैं साइटोकाइनेसिस में, और आप लोग को लिखवा चुके थे, जहाँ इंटरफेस और एम फेस को डिफाइन कर रहे थे। साइटोकाइनेसिस तो बताए थे कि देखिए एम फेस दो पार्ट में है, एक है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। तो टेलोफेज इज द एंड स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस के डिवीजन का आखिरी स्टेज है, तभी तो न्यूक्लियस दो पार्ट में बट गया। अब है साइटोप्लाज्म के बटने की बारी, दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो इसमें होता क्या है, दो प्रोटीन्स हैं, इसके बारे में आपको बताए हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। याद पड़ता है? पड़ता है याद? नहीं पड़ता है ना? हाँ, पर मसल वाला प्रोटीन उसको कहीं पे लाए थे सेल्स में। अच्छा, बाकी लोग तो पढ़े हैं, कहे कि क्लास हुआ है, इतना तो याद है। और अगर नहीं क्लास में आए होंगे तो वीडियो लेक्चर जरूर देखे होंगे, फिर वो भी जहमत नहीं उठाते। देखते हैं तो दिखा था, वो ये बताए थे कि एनिमल सेल में दो तरह की चीजें हैं जो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को धारण करने में, स्टेबल रखने में मदद करती हैं। बता सकते हैं कौन कौन? सेल वॉल ना होने का खामियाजा वो पूरा कैसे करता है? एनिमल सेल में ना सेल वॉल नहीं होता है, तो उसको ना सोचना पड़ेगा मेरे पास कुछ होना चाहिए जो कि हमको मजबूती दे, नहीं तो हम फट जाएंगे गुब्बारे की तरह। तो क्या रखता है? क्या रखता है? एनिमल सेल में वैक्यूल ला रहे हैं, इसका तो अलग ही लेवल है। और आगे कोई सोचिए, इनसे नहीं हो पाएगा, कामयाब नहीं हो रहा है। साइटोस्केलेटन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बताए थे कुछ ऐसा टर्म, CS एंड ECM बताए थे। तो CS पढ़ाते समय, साइटोस्केलेटन के बारे में बताते समय कहे थे कि देखिए कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं MT माइक्रोट्यूब्यूल, MF माइक्रोफिलामेंट एंड IF इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल का तो बहुत गुणगान देखे, स्पिंडल फाइबर वही ऑर्गेनाइज कर रहा है, सेंट्रोसोम को वही ऑर्गेनाइज कर रहा है क्योंकि उसी का सेंट्रियोल उसी के देन है, फ्लैजिला सीलिया वही बनाया यूकैरियोटिक सेल में। तो माइक्रोट्यूब्यूल तो बहुत बार हो गया। फिर इसके बारे में, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में बोले कि देखिए सेल को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एक स्ट्रिंग की तरह पकड़ के रखता है, केराटिन फाइबर इसका एक एग्जाम्पल है। और केराटिन प्रोटीन और भी सेल के बाहर भी पाए जाते हैं, जैसे हेयर्स में, जैसे नेल्स में, वो बताए थे। वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है एक्चुअली, जो सिक्रेट भी हो जाते हैं। और एक बताए थे माइक्रोफिलामेंट्स MF, और उसमें मेनली जो आते हैं वो एक्टिन और मायोसिन। और ये एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन दे सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, टेम्पररी जहां पे जमा होगा वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, सेल डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस पूरा हो पाता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है। तो ठीक है, तो होगा क्या, ये एनिमल सेल है, इसमें एक्टिन और मायोसिन का जमघट लगने के कारण ये यहां से और ये यहां से किनारे से अंदर की ओर, सेंटर की ओर दबेगा। ठीक है,
ये दोनों किनारे से सेंटर की ओर दबेगा। जैसे आपके पास एक बलून है, बैलून को दोनों किनारे से दबाना शुरू किए, तो इमेजिन कीजिए कैसा होगा, बिल्कुल ये भी वैसा ही दिखेगा। तो अगले स्टेज में ये ऐसे होगा, बैलून को दबाते समय ऐसे ही इमेजिन किए थे, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये सेंट्रोसोम, ये इसका सेंट्रोसोम, और ये है, इसको कहते हैं डिवाइडिंग फरो, यानी फरो को हिंदी में क्या कहेंगे, कटाव कर सकते हैं। एग्जैक्ट हिंदी नहीं आ रहा है, मतलब ये कट रहा है, दब रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये भी वही चीज है, डिवाइडिंग फरो। ये ऐसे था जस्ट आफ्टर टीलोफेज, ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद जब ये डिवाइडिंग फरो और प्रोग्रेस करेगा, सेल का साइज हम बहुत सही नहीं बना पा रहे, यूनिफॉर्म नहीं रह पा रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सेल का साइज यूनिफॉर्म रखने का, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या हो गया, प्रोग्रेसिव डिवाइडिंग फरो। ये देख रहे हैं, इसका स्कोप ऑफ प्रोग्रेस, आगे बढ़ने का क्रम किस तरफ है, किनारे से सेंटर के तरफ है। बिल्कुल। और इसी तरीके से दो हिस्से में बटेगा, तो दो सेल बनना है ना, तभी ना दो नए सेल बनेंगे। तो ये जो स्कोप ऑफ डिवीजन है, देख रहे हैं, पेरीफेरी से सेंटर के तरफ है, और जब कोई प्रोग्रेस करता है पेरीफेरी से सेंटर के तरफ, तो उसको हम लोग सेंट्रीपिटल प्रोग्रेस कहते हैं। सेंट्रीपिटल फिजिक्स में नहीं पढ़े थे, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सर्कुलर मोशन में, मोशन इन टू प्लेन्स वाले में, कि वन प्लेन में था, जो भी है, हम उतना फिजिक्सिस्ट नहीं है, पर इतना हम लोग पढ़े थे कि उसमें सर्कुलर मोशन में एक फोर्स लगता है सेंटर के तरफ और एक ऑपोजिंग फोर्स लगता है। तो ऑपोजिंग फोर्स होता है स्यूडो फोर्स, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो बाहर की तरफ लगता है, और सेंटर के तरफ रियल फोर्स लगता है, वो शायद ग्रेविटेशन की वजह से है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और ये दोनों जब बैलेंस होता है, तो सर्कुलर प्लेन पे कोई भी बाइक, कोई भी बाईसाइकिल, या कोई भी इस तरह का मतलब जो व्हीकल है, वो अपने आप को बैलेंस करके चलता है। और क्वेश्चन उस तरीके से रहता था, इंक्लाइंड प्लेन टर्निंग्स पे क्यों दिए जाते हैं, ड्यू टू दैट। एनीवे, तो यहाँ पे भी वही चीज है, ये सेंटर से किस सेंटर के तरफ आ रहा है, किनारे से, तो ये मूवमेंट कैसा हो जाएगा, सेंट्रीपिटल मूवमेंट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे द स्कोप, यानी तरीका इसका ऐसे कर सकते हैं, द स्कोप ऑफ मूवमेंट ऑफ डिवाइडिंग फरो is centripetal, that is from
periphery towards center, और फाइनली ये हो गया स्टेज थर्ड। फाइनली ये दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर जाएगा। दोनों के अपने सेंट्रोसोम हो गए, दोनों का अपना न्यूक्लियस। टू न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स, और इस तरीके से साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। ठीक है, नोट कीजिए, यहां तक ड्रॉ कीजिए। आज छुट्टी करेंगे। लिखिए, इन द साइटोकाइनेसिस, इन द साइटोकाइनेसिस, इन द साइटोकाइनेसिस the microfilaments principally, मुख्य रूप से principally the actin fibers, principally the actin fibers, principally the actin fibers participate P-A-R-T-I-C-I-P-A-T-E, participate and produce dividing furrow, ये लिखा हुआ है, and produce dividing furrow at the equatorial plane, बीच में कर रहा है ना, at the equatorial plane, dividing furrow at the equatorial plane at the boundary, equatorial plane at the boundary. Point number 2, this furrow proceeds, ये फरो आगे बढ़ता है, this furrow proceeds, यहाँ लिखा हुआ है centripetally, पिटल लिखा हुआ है, इसको सेंट्रीपिटली कर दीजिएगा, TALLY, this furrow proceeds centripetally, that is, this furrow proceeds centripetally, that is from surface towards the center, from surface towards the center, and from surface towards the center, यानी फरो दो तरफ से आगे बढ़ रहा है ना, and when meet with each other, और जब एक दूसरे से मिलता है, and when meet, MWT, and when meet with each other, the cell gets divided into two new daughter cells, full stop. This is how cytokinesis in animal cell, this is how, इस प्रकार, this is how cytokinesis in daughter cell, animal cell, sorry, this is how cytokinesis in animal cell is finished.